एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी क्षेत्र या फिर एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, जिसमें इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, भुगतान संतुलन जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। विदेशी मुद्रा भंडार या फिर फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें इनमें से क्या क्या शामिल हैं। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण, आईएमएफ में एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ की मुद्रा है, और रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये सभी शामिल हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इन चारों चीज़ों को शामिल किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, ये चारों चीज़ें हैं। भारत के विदेशी ऋण में सबसे ज़्यादा ऋण कौन सा है। विदेशी ऋण यानी कि विदेशों से जो ऋण लिया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वाणिज्यिक उधार का, ठीक है, और इसे ईसीबी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। ये क्या है हम आगे देखेंगे, अभी इतना याद रखिए, विदेशी ऋण में सबसे ज़्यादा ऋण होता है वाणिज्यिक उधार का, ईसीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऊपर किस मुद्रा के रूप में सबसे अधिक विदेशी ऋण है। अगर मुद्रा के रूप में देखें तो कि कौन सी मुद्रा में हम सबसे ज़्यादा विदेशी ऋण लेते हैं, तो ये मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर में सबसे ज़्यादा विदेशी ऋण लिया जाता है भारत में। निम्न में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक योगदान देता है। हमारे पास जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में भारत का हिस्सा कितना हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ जो है, इसमें हर एक देश के लिए कोटा डिसाइड किया जाता है, और ये कोटे की जो समीक्षा की जाती है हर 5 वर्ष में की जाती है। तो भारत में जो भारत को कोटा मिला हुआ है वो 2.7% है। पहले ये 2.4% था, अभी इसको बढ़ा दिया गया और 2.7% है फ़िलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार जिन देशों में है उनमें भारत का स्थान है 8वां। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है चाइना, ठीक है, और भारत का स्थान है 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। वैसे तो हम जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल की जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं क्योंकि आईएमएफ की बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनिमय दर या फिर एक्सचेंज रेट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, मतलब कि जो एक्सचेंज रेट को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, इनमें से कौन सा कथन है। तो एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं, तो ये बी जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको पढ़िए, विदेशी मुद्रा की एक इकाई क्रय में खर्च हुई घरेलू मुद्रा की कुल इकाई। आसान लैंग्वेज में समझें तो विदेशी मुद्रा की जब खरीद बिक्री की जाती है तो विदेशी मुद्रा की कितनी इकाई के बदले या फिर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले हमें अपनी कितनी इकाइयाँ देनी पड़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉलर की अगर हमें ख़रीद बिक्री करनी है, डॉलर में एक्सचेंज करनी है अपने रुपये को, तो $1 के बदले हमें अपना रुपया कितने ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, इसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट या फिर हिंदी में विनिमय दर। तो इस तरह से इसका जो बी ऑप्शन है, विदेशी मुद्रा की एक इकाई क्रय में खर्च हुई घरेलू मुद्रा की कुल इकाई, इसको कहा जाता है एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है, नम्य विनिमय दर के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में सही विचार कीजिए। नम्य मतलब सॉफ्ट, एक्सचेंज रेट सॉफ्ट का क्या मतलब है, नम्य विनिमय दर ये किसे कहते हैं, तो ये ए ऑप्शन जो है ये सही है। इसमें विनिमय दर का निर्धारण बाज़ार मांग और बाज़ार पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। मतलब जो एक्सचेंज रेट डिफ़ाइन होता है ना, जैसे $1 है तो उसके बदले में हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये डिफ़ाइन होगा कि बाज़ार में कितनी मांग और कितनी पूर्ति है, इन शक्तियों के द्वारा। ये अभी 70 के आसपास हमेशा ये बना रहता है हमारा रुपया जो है $1 के मुकाबले, और ये ऊपर नीचे जाता रहता है। तो जो ऊपर नीचे जा रहा है किस वजह से, बाज़ार मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ये होता रहता है थोड़ा ऊपर नीचे, इसी को कहा जाता है नम्य विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट दी हुई है, इस विनिमय दर व्यवस्था में, एक्सचेंज रेट की बात ही हो रही है यहाँ पर, इस व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। इस विनिमय दर प्रणाली में जब सरकार द्वारा विनिमय दर में वृद्धि की जाती है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। एक्सचेंज रेट में वृद्धि कर दी जाती है तो मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन मतलब क्या, डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन
जब वैल्यू में कमी हो जाती है, ठीक है, मुद्रा की वैल्यू में कमी कर दी जाती है और जानबूझकर ऐसा किया जाता है सरकार के द्वारा। उपरोक्त विशेषताएं किस विनिमय दर प्रणाली से संबंधित हैं? हमने अभी पीछे कौन सी देखी, नम्य विनिमय दर प्रणाली। उसमें जो एक्सचेंज रेट होता है कैसे डिफाइन होता है, कैसे उसको डिसाइड किया जाता है, बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। लेकिन जो सरकार के द्वारा किया जाता है जिसका निर्धारण, उसे कहते हैं स्थिर विनिमय दर, ठीक है, स्थिर विनिमय दर, याद रखिएगा। और इसमें जो सरकार के द्वारा किया जाता है, जब सरकार द्वारा विनिमय दर में वृद्धि होती है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। और हमें जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है चाइना का। वो हमेशा अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखता है, क्योंकि चाइना को ज़्यादा क्या करना होता है, व्यापार में एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होता है चाइना को। और एक्सपोर्ट करने में जब जो मुद्रा होती है उसकी कीमत कम हो जाती है, गिर जाती है, तो एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसीलिए चाइना की सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो जानबूझकर मुद्रा का अवमूल्यन करके रखती है। मतलब कि विनिमय दर व्यवस्था, जो एक्सचेंज रेट है, उसको सरकार कंट्रोल करती है, सरकार निर्धारित करती है, और इसे कहा जाता है स्थिर विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता मतलब कि एक्सचेंज करना, जो रुपए होता है उसको एक्सचेंज करना। तो इसका मतलब क्या है, रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देना। हमें अगर डॉलर को रुपए में एक्सचेंज करना है और रुपए को डॉलर में करना है तो मुक्त रूप से कर सकते हैं, इसकी अनुमति देना, इसी को कहा जाता है रुपए की परिवर्तनीयता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? कागजी स्वर्ण, ये कहा जाता है विशेष आहरण अधिकार या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। ये कौन सी, कहाँ की मुद्रा है? ये IMF की मुद्रा है। और इसमें मेन रूप से 5 मुद्राएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, काम जिनसे चलता है। पहली है डॉलर, ठीक है, उसके बाद है यूरो, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो इस मुद्रा को अपनाती हैं। फिर तीसरी मुद्रा है पाउंड, चौथी है येन, और 5वीं है रेनमिंबी, ठीक है। तो ये 5 मुद्राएं हैं जो SDR के अंतर्गत आती हैं, और SDR को ही कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि व्यापार भी घाटे का हो रहा हो और बजट भी घाटे का हो, तो इस व्यवस्था को कहते हैं दोहरा घाटा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से घाटा है तो दोहरा घाटा। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया? हमने बात की थी ना अभी डिवैल्यूएशन की, मुद्रा की डिवैल्यूएशन की। तो भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन कब किया गया इनमें से? तो ये किया गया था 1991-92 में, ठीक है, 1991-92 में किया गया था। और इस समय क्या ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? हमने LPG रिफॉर्म्स अपनाए थे, उसके बारे में हम देख चुके ना, आर्थिक सुधारों के बारे में। तो इसी समय पर हमने रिफॉर्म्स अपनाए थे, आर्थिक सुधार अपनाए थे। जब किसी देश का निर्यात आयात से अधिक होता है तो व्यापार आधिक्य होता है। यानी कि जब निर्यात आयात से ज़्यादा है, ठीक है, हम जितना आयात कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो व्यापार आधिक्य होता है। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो क्या होता है? किसकी बात की जा रही है? व्यापार की। निर्यात आयात से ज़्यादा है तो व्यापार आधिक्य होगा, ट्रेड सरप्लस होता है। जब आयात निर्यात से ज़्यादा होता है तो हमें नुकसान हो रहा है। किस चीज़ में नुकसान हो रहा है? व्यापार में, तो इसको कहते हैं व्यापार घाटा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन बल्कि हम एक इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में देखने वाले हैं, जो कि है भुगतान संतुलन। इंग्लिश में इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, ठीक है। BOP क्राइसिस करके आपने कई बार सुना होगा। और जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े थे उनकी ज़रूरत भी हमें क्यों पड़ी थी? क्योंकि देश में BOP संकट था, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, इसीलिए हमें IMF से सहायता लेनी पड़ी थी। और उस सहायता के लिए शर्त ये थी कि हमें चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ। तो ये कहा किसे जाता है? भुगतान संतुलन। किसी एक देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है, ठीक है। एक देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में जितने भी आर्थिक लेन देन हो रहे हैं उसका व्यवस्थित लेखा जोखा, भुगतान संतुलन, इसी को कहा जाता है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आर्थिक लेन देन हमारे फ़ायदे में भी हो सकता है, हमारे लिए सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। कैसे? अगर हम बहुत ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, है ना, पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा। तो ऐसे में ये भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होगा, संतुलित नहीं होगा, हमारे पक्ष में होगा, और सामने वाली जो कंट्री है उसके विपक्ष में होगा।
लेकिन उल्टा भी इसके होता है कि अगर हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं किसी कंट्री से, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना, हम आयात उससे ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये चाइना के हक़ में ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये भुगतान संतुलन की ये जो परिभाषा है अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। भुगतान संतुलन का ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा तैयार किया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्राइसिस, जब बीओपी क्राइसिस आया था तो हमने किससे सहायता मांगी थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो कनेक्ट कीजिए उसी से। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो ये तैयार करता है इसका ढांचा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भुगतान संतुलन में दो चीज़ें शामिल होती हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक है, तो आंसर होगा ए और बी दोनों। बैंक खाता तो अलग चीज़ हो जाएगी, बैंक अकाउंट कहाँ से आ गया यहाँ। ठीक है, चालू खाता और पूंजी खाता, ये दोनों चीज़ें भुगतान संतुलन का पार्ट हैं। अब आज के टॉपिक के क्वेश्चन तो हमारे यहीं ख़त्म होते हैं, लेकिन क्योंकि चालू खाता पूंजी खाता, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म करूँ, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है, तो इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन बस इतने ही हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे उनका देख लेते हैं। जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा है, फॉरेक्स रिज़र्व है, वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो फ़िलहाल कितना कितना रिज़र्व है हमारे पास? तो विदेशी मुद्रा संपत्ति जो है FCA, ये हमारे पास $448.67 बिलियन का अभी भंडार है। गोल्ड रिज़र्व हमारा $32.91 बिलियन का है। IMF के साथ जो SDR है वो $1.42 बिलियन का है, और IMF के साथ रिज़र्व की स्थिति है $4.04 बिलियन। तो ये अभी फ़िलहाल का आप कह सकते हैं मई 2020 का डेटा है ये। ठीक है, मई 2020 का ये डेटा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और अगर एग्ज़ाम देने आप जाते हैं, अभी तो खैर कोई एग्ज़ाम नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, जब भी देने जाए तो इसको एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा अपने स्तर पर। अभी बात करते हैं भुगतान संतुलन हम पढ़ रहे थे, तो इसमें मैंने बताया था चालू खाता और पूंजी खाता, ये दोनों भुगतान संतुलन के पार्ट हैं। अब इनके अंदर भी कैटेगरीज़ हैं कई सारी, जैसे कि चालू खाता दृश्य रूप में होता है, अदृश्य रूप में होता है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे रहा है, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता। तो इसमें वस्तु का आयात निर्यात, वस्तुएँ क्या होती हैं? दृश्य होती हैं। तो वस्तु का आयात निर्यात ये चालू खाता का पार्ट होता है। साथ में सेवा का आयात निर्यात, सेवाएँ दिखाई नहीं देती है ना, तो ये अदृश्य के अंदर आता है। ब्याज, लाभांश, आय, अनुदान, प्रेषण, उपहार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अदृश्य के अंतर्गत आती हैं चालू खाते में। और चालू खाते की एक खासियत ये है कि ये पूर्ण परिवर्तनीय होता है, पूरी तरह से परिवर्तनीय होता है, इसमें कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। फिर दूसरा जो कैटेगरी है भुगतान संतुलन की, वो है पूंजी खाता। हमने अपने डेफिनेशन पे अगर ध्यान दिया होगा, पीछे चलते हैं एक बार, ये देखिए डेफिनेशन क्या है? व्यवस्थित लेखा जोखा, मतलब जितना भी एक साल में आर्थिक लेन देन हुआ उसका व्यवस्थित लेखा जोखा। लेखा जोखा में क्या है? खाता बना के हमने रखे हुए हैं, इस तरह से समझिए इसको, खाते बना के रखे हुए हैं, और वो खाते में 2 चीज़ें आती हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक है, चालू खाता दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में आता है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे रहा है जब वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, और अदृश्य जिसमें सेवाओं का आयात निर्यात हो जाता है, ब्याज, अनुदान, उपहार जैसी चीज़ें आती हैं, तो ये सब आता है चालू खाते में। फिर पूंजी खाते के अंदर इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? विदेशी निवेश जिसे FDI बोलते हैं, विदेशी ऋण और विदेशी परिसंपत्ति, ये तीनों आता है। विदेशी निवेश के अंदर FDI भी आता है और FPI भी आता है। विदेशी ऋण को भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक सरकारी और एक ECB। ECB क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये सभी पूंजी खाते के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी इनको भी हम देखेंगे ठीक से। एक चीज़ याद रखिएगा, चालू खाता जो है ये पूर्ण परिवर्तनीय होता है, पूंजी खाता ये आंशिक रूप से परिवर्तनीय होता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं FDI की बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में नहीं आता अगर तो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो स्कीम्स आती रहती हैं उसमें सुनते रहते हैं ना हम कि इतना FDI आया, इसमें इतना FDI को अलाउ किया गया, तो इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है। FDI को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, ये 2 प्रकार से आता है, 2 प्रकार से हम एक्सेप्ट करते हैं। एक होता है स्वचालित मार्ग से, दूसरा होता है दिल्ली मार्ग से, ऑटोमेटिक रूट या फिर दिल्ली रूट। अभी दिल्ली रूट की बात करें तो दिल्ली रूट वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रबंधित किया जाता है पूरी तरह से। जो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको प्रबंधित किया जाता है। 5,000 करोड़ का अगर ऋण आया है
दिल्ली मार्ग से, दिल्ली रूट से अगर 5,000 करोड़ का ऋण आया है तो DPIIT के द्वारा इसे अलाउ किया जाएगा, इसे प्रबंधित किया जाएगा। और अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा आया है तो CCEA के द्वारा। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताइए, क्योंकि पहले की जितनी भी इकोनॉमिक्स की वीडियो की है हमने उनमें इन दोनों के बारे में बात किया है, कहीं ना कहीं बात की है। तो इनकी फुल फॉर्म बताइए क्या है। DPIIT और CCEA। ये तो हो गया दिल्ली मार्ग। दिल्ली रूट जो है इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ऑटोमेटिक रूट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FDI जो ऑटोमेटिक रूट से आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। तो भारत में FDI स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटिक रूट से सबसे ज़्यादा आता है, लगभग 92%। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो दिल्ली रूट है ये सिर्फ इतनी चीज़ें इसमें याद रख लीजिए, और नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इससे बहुत कम FDI हमारे देश में आता है। सबसे ज़्यादा FDI आता है स्वचालित मार्ग से, और कितना, लगभग 92% है ना। तो लगभग कंप्लीट जो FDI आता है ऑटोमेटिक रूट से ही आता है। और कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI हमारे देश में आता है। 2018 में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ था। निवेश रिपोर्ट जो होती है ये अंकटाट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। DPIIT FDI के आंकड़े प्रकाशित करता है। FDI के आंकड़े जो भी होते हैं, कितना FDI आया, किस क्षेत्र में ज़्यादा आया, या जो भी हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं DPIIT के द्वारा। अभी यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि भारत में ये जो क्षेत्र दिए गए हैं इनमें FDI को प्रतिबंधित किया गया है, मतलब इन क्षेत्रों में FDI नहीं आ सकता है, इनमें FDI पर रोक लगाई गई है। कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, निर्माण परिचालन को छोड़कर रेलवे, मतलब रेलवे में निर्माण और परिचालन के अलावा बाकी किसी भी चीज़ में FDI की अनुमति नहीं है। निर्माण और परिचालन में अनुमति है। जुआ, लॉटरी और सट्टा में FDI की अनुमति नहीं है। और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वहाँ पर FDI को प्रतिबंधित किया गया है, FDI के लिए मना किया गया है, वहाँ पर FDI नहीं आ सकता है। अब बात कर लेते हैं विदेशी ऋण की। हमने जो ये कैटेगरीज देखी थी ना यहाँ पर, इसमें विदेशी ऋण जो ये देखा हमने, विदेशी निवेश के बारे में तो देख लिया, FDI इसमें इंपॉर्टेंट है ये देख लिया। FPI क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, FDI ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब विदेशी ऋण की बात कर लेते हैं। तो विदेशी ऋण के बारे में क्या है? वित्त मंत्रालय वर्ष में 2 बार आंकड़े जारी करता है विदेशी ऋण से संबंधित। ठीक है, आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये वाले आंकड़े जो FDI के आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है? DPIIT। विदेशी ऋण के आंकड़े जारी करता है वित्त मंत्रालय। डिफरेंस समझिएगा। विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बाह्य वाणिज्यिक उधारी ECB, जिसकी बात स्टार्टिंग में भी की थी, अभी भी हो रही है। डेफिनेशन अभी यहाँ पर है, अभी देखेंगे उसको। तो बाह्य वाणिज्यिक उधारी सबसे बड़ा घटक विदेशी ऋण का ये है, सबसे ज़्यादा विदेशी ऋण हमें इसी से प्राप्त होता है। कितना? 37.4%। फिर भारतीय अनिवासी जमाएँ जो हैं वो विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है, सेकंड नंबर पर 24.1%। और फिर उसके बाद अल्पावधि व्यापार ऋण होता है 19.5%। तो ये 3 सबसे बड़े घटक हैं जहाँ से हमें विदेशी ऋण प्राप्त होता है। विदेशी ऋण के आंकड़े वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाह्य ऋण में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो डॉलर का। हमने क्वेश्चन भी देखा था ना कि करेंसी में सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सी करेंसी का है? तो डॉलर का है 45.9%। फिर उसके बाद रुपया है, फिर SGR और उसके बाद येन। तो ये 4 मुद्राएं बताई हुई हैं कि बाह्य ऋण में सबसे अधिक हिस्सा कौन सी मुद्रा का है, याद रखिएगा। फिर है बाह्य वाणिज्यिक उधारी, जिसके बाद हम कई बार कर चुके हैं ECB, ये क्या है? और ये लास्ट पॉइंट भी आज की वीडियो का हमारा। तो ECB का मतलब होता है जब कोई भारतीय कंपनी किसी बाहरी कंपनी से वाणिज्य ऋण लेती है तो उसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी कहते हैं। मतलब सरकार ने सरकार से ऋण नहीं लिया, किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री से ऋण नहीं लिया। कंट्री की बात करें मतलब सरकार की। यहाँ किसकी बात हो रही है? कंपनीज़ की। जब भारत की कोई कंपनी किसी बाहर की कंपनी से वाणिज्य ऋण लेती है, लोन लेती है, तो उसको कहा जाता है बाह्य वाणिज्यिक उधारी या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, ECB। और सबसे बड़ा विदेशी ऋण का घटक हमारा यही है। विदेशी ऋण जो हमारे देश में आता है सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र से आता है, जो कंपनीज़ हैं उनके ज़रिए आता है। और भुगतान संतुलन में ये किसका पार्ट है? ये पूंजी खाते का पार्ट है। तो ये सब समझ में आ गया होगा आई थिंक। चालू खाता, पूंजी खाता, दोनों किसके पार्ट है? भुगतान संतुलन के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। एक वर्ड और आप लोग कई बार सुन सकते हैं, सुनने को मिलता है, चालू खाता घाटा। जो हमने यहाँ पर देखा ना, ये चालू खाता। तो चालू खाता घाटा क्या होता है? चालू खाते में जब भी हमें घाटा हो, जब भी आयात निर्यात से ज़्यादा हो, जैसे ये ना वस्तु का आयात निर्यात, सेवा का आयात निर्यात, तो जब भी आयात हमारा ज़्यादा हो निर्यात से, जैसे चीन के साथ हमेशा हम चालू खाते घाटे में रहते हैं। जब विदेशों में मुद्रा का बहिर्वाह ज़्यादा हो,
मतलब आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है मुद्रा का, हमारी करेंसी बाहर ज़्यादा जा रही है, बाहर की करेंसी का इनफ्लो बहुत कम हो रहा है, तो इसको भी कहा जाता है चालू खाता घाटा। ठीक है, और ये माना जाता है कि चालू खाता घाटा जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3% से ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। 3% तक चल जाता है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और सेम इसी तरह से पूंजी खाता घाटा भी होता है। जब पूंजी खाता, ये जो है विदेशी निवेश है, एफडीआई है, विदेशी ऋण है, विदेशी परिसंपत्ति है, इनमें हमें नुकसान हो रहा हो, जब हमारा जो करेंसी है उसका आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं पूंजी खाता घाटा। तो ये 2 पार्ट हैं भुगतान संतुलन के, जिन पर पूरी तरह से जिसके आधार पर ही देखा जाता है कि हमारा जो विदेशी व्यापार है वो किस तरह का है, फ़ायदे का है या फिर घाटे का है। तो ये था हमारी आज की वीडियो के बारे में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर भी ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर